तो मुगल एम्पायर का फाउंडर था बाबर एंड इसका ओरिजिनल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का फुल ओरिजिनल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद एंड तिमूर था इसकी फादर की साइड एंड चंगेज था मदर की साइड। तो तिमूर इसके फादर थे एंड चंगेज खान थे इसके मदर की साइड। एंड इसके बाबर ने अपने सक्सीड किया था फादर उस्मर शेख मिर्जा, जिसके फादर को इसने सक्सीड किया था एज अ रूलर ऑफ फरगना। तो ये फरगना उज्बेकिस्तान का रूलर था बाबर, तो फरगना का रूलर था एंड ही सून फॉर डिफीटेड बाय डिस्टेंट रिलेटिव। तो उसके डिस्टेंट रिलेटिव ने हरा दिया एंड इसने अपनी जो भी फरगना को था उसको लूज कर दिया एंड फिर वांडर बने घूमता रहा इधर उधर से। काबुल को कैप्चर किया वन ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल से काबुल को कैप्चर किया एंड बाबर ने फिर इंडिया को कनकर किया। एक्सपीडिशन लॉन्च की फ्रॉम 1519 टू 1523। तिमूर ये पर्शियन थे, ये बाबर के फादर के साइड के थे एंड गेंजीज खान इसकी मदर के साइड थे। तो तिमूर इसके फादर के साइड थे, गेंजीज खान इसकी मदर के साइड के थे। मंगोल एम्पायर थे, एम से मंगोल एंड मदर से मंगोल। तैमूर फादर के साइड के थे, मंगोल मदर के साइड के थे एंड गेंजीज खान इसके ग्रेट रूलर थे। बार बार अटैक करा था इंडिया में 5 मुस्लिम रूलर्स से। सुल्तान थे दिल्ली के, गुजरात, मालवा एंड बंगाल एंड डेक्कन। तो दिल्ली में, गुजरात में, मालवा में एंड बंगाल एंड डेक्कन में सुल्तान थे एंड 2 प्रोमिनेंट हिंदू रूलर थे, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के और विजयनगर एम्पायर। 1522 में बाबर ने कहाँ से स्टार्ट किया? काबुल से। तो बाबर काबुल से आए 1526 में अटैक करने के लिए। फिर लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया एंड बाई गवर्नर दौलत खान लोधी। तो यहाँ पे लाहौर में दौलत खान लोधी था, इसको हरा के बाबर ने लाहौर कैप्चर कर लिया काबुल से आया लाहौर एंड फिर लाहौर से वो आया, लाहौर की दौलत खान लोधी को हरा दिया। फिर वो दिल्ली आया और इसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया एंड 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया एंड इब्राहिम लोधी को मार दिया इसने। फिर बाबर सक्सेसफुल था बिकॉज इट्स कैवलरी एंड आर्टिलरी। जैसे दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया, अपने सन हुमायूं को भेज दिया कि जाओ आगरा को ऑक्यूपाई कर लो एंड फिर वो बन गया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान और आगरा को भी कैप्चर करने को भेजा हुमायूं को और उसने अपने आप को बता दिया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। फिर उसने राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को हरा दिया एंड अफगान्स को हरा दिया। तो काफ़ी बड़ा रूलर बन गया इंडिया का। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ गेट राजपूत वॉरियर थे एंड उन्होंने बाबर को अगेंस्ट मार्च किया और बैटल ऑफ खनुआ आगरा में हुई थी 1526 में। बाबर जीत गया था एंड बाबर ने फिर टाइटल लिया गाजी। तो इसके बाद बाबर ने टाइटल लिया था गाजी जब राणा सांगा को हरा दिया था इन द बैटल ऑफ खनुआ, आगरा के पास है 1527 बैटल ऑफ खनुआ। राणा सांगा मेवाड़ के 1528 में हरा दिया था इन्हें, ये राणा सांगा ऑफ मेवाड़। 1480 टू 1528 मोस्ट ये हेड फॉर द राजपूत कॉन्फेडरेसी राजपूताना रीजन। बाबर का नाम था राणा रायमल। राणा सांगा थे मेवाड़ के, तो उनको हरा दिया था से मेवाड़। आगरा में बैटल ऑफ खनुआ हुई थी आगरा में एंड बाबर ने हरा दिया था राणा सांगा को। तो राणा सांगा को हराने के लिए बाबर ने टाइटल लिया गाजी। बैटल ऑफ खनुआ आगरा के पास हुई थी 1528 में। बाबर ने चंदेरी को कैप्चर कर लिया फ्रॉम अनदर राजपूत रूलर मेदिनी राय। तो मेदिनी राय थे, इनसे चंदेरी ले लिया। ये राणा सांगा के मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लेफ्टिनेंट्स थे एंड चंदेरी किसने दिया? राणा सांगा ने चंदेरी दिया था मेदिनी राय को क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था इन द बैटल ऑफ धौलपुर और इन्हें मार दिया था मेदिनी राय को इन द बैटल ऑफ चंदेरी। बाबर ने इन्हें मार दिया था। बाबर ने बोला था सरेंडर कर लो, लेकिन उसने बोला मैं मरना पसंद करूंगा। तो बैटल ऑफ चंदेरी में ये मेदिनी राय मर गए थे। चंदेरी में मेदिनी राय को मार दिया 1521। अगले साल बाबर ने अफगान्स को मार दिया बैटल ऑफ घोघरा में। तो बैटल ऑफ घोघरा में बिहार में बाबर ने अफगान्स को हरा दिया। सो बाबर फिर उसने अपनी जो भी कंसोलिडेट थी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर दी। फिर आगरा में मर गया 1530 में, 47 की एज में आगरा में बाबर मर गया। तो बाबर काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट था, मैन ऑफ सॉलिड अचीवमेंट्स एंड ग्रेट स्कॉलर था। अरेबिक पर्शियन लैंग्वेज आती थी। तुर्की इसकी मदर टंग थी, तुर्की इसकी मदर टंग थी। इसने अपनी मेमोरीज लिखी है ना तुझे के बाबरी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी है तुझे के बाबरी है। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो टर्किश लैंग्वेज में होगा। तो विविड अकाउंट, इंडिया के विविड अकाउंट के बारे में बताता है एंड वो अपनी खुद की फेलियर्स भी बताता है विदाउट सप्रेसिंग एनी फैक्ट। अपनी अगर फेलियर है तो वो भी बताता है। और नेचुरलिस्ट था और फ्लोरा एंड फौना को भी डिस्क्राइब करता है। तो नेचुरलिस्ट था। हुमायूं एल्डेस्ट ब्रदर था, बहादुर का सबसे बड़ा ब्रदर था एंड इसका हुमायूं का मतलब फॉर्चूना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रूलर था मुगल एम्पायर का। हुमायूं का मतलब फॉर्चुनेट बट बहुत अनफॉर्चुनेट रूलर था। एंड इसके 3 ब्रदर थे, कमरान, अश्करी एंड हिंदल। तो इसके 3 ब्रदर थे, कमरान, अश्करी एंड हिंदल। हुमायूं ने एम्पायर को डिवाइड कर दिया अपने ब्रदर्स के साथ और ये बहुत ही बड़ा ग्रेट ब्लंडर था कि उसने अपने ब्रदर को डिवाइड कर दिया। कमरान को उसने काबुल दे दिया एंड काबुल एंड कंधार कमरान को दे दिया, संभल एंड अलवार को दे दिया, अस्करी एंड हिंडल। तो हुमायूं अपनी फाइटिंग में बिजी था अफगान के साथ
ही गॉट न्यूज़ कि बहादुर शाह गुजरात, वो जो बहादुर शाह है गुजरात का, वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो इसलिए एक ट्रीटी कर ली उसने अफगान लीडर शेर शाह के साथ और गुजरात की तरफ बढ़ गया। तो हुमायूं ने कैप्चर कर लिया गुजरात एंड बहादुर शाह एंड उसे एंड फ्रॉम बहादुर शाह, तो बहादुर शाह से जो बहादुर शाह आ रहा था दिल्ली में अटैक करने, उससे गुजरात कैप्चर कर लिया और अश्करी को अपना गवर्नर बना दिया, अश्करी को गवर्नर बना दिया। तो अश्करी इसका जो भाई था, अलवर दिया था जिसे, एंड उसे गुजरात का गवर्नर बना दिया। हुमायूं ने गुजरात कैप्चर किया एंड अपने भाई अस्करी को गवर्नर बना दिया, लेकिन शुड बहादुर शाह ने रिवॉल्ट कर दिया, फिर से अस्करी को रिकवर कर लिया एंड अस्करी को भागना पड़ा वहां से गुजरात से। एंड शेर खां फिर पावरफुल बन गया इन द ईस्ट, शेर खां बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया ईस्ट में। एंड हुमायूं ने फिर अगेंस्ट इन द बैटल ऑफ चौसा 1539 से शेर शाह बहुत ज़्यादा, अब जो अफगानी रिलेट था बहुत ज़्यादा लाइक पावरफुल हो गया, शेर शाह ने मुगल आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड हुमायूं वहाँ से भाग गया। एंड हुमायूं फिर आगरा गया अपने भाई के साथ नेगोशिएट करने, लेकिन कोई भाई कोऑपरेटिव नहीं था, बोला हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर हुमायूं ने फाइट किया फिर शेर शाह अलॉन्ग इन द बैटल ऑफ बलीग्राम 1540 में, वो शेर शाह से लड़ा इन द बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 में, ऐसे बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। तो बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज में फाइट की, लेकिन हुमायूं को हरा दिया शेर शाह ने एंड वो हुमायूं फिर को भगा दिया। 15 साल तक वो भाग ही रहा फिर शेर शाह से। अपने भाई को काबुल दिया, भाई था कमरान, उसे काबुल दिया और कंधार दिया, काबुल और कंधार। सांभर राजस्थान एंड अलवर है ये वहाँ पे राजस्थान में। सो सांभर एंड अलवर दे दिया अपने ब्रदर अस्करी एंड हिंदल को। बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी, और बैटल ऑफ कन्नौज को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज को बोलते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं, 1540 में हुई थी, जिसमें शेर शाह ने हरा दिया था हुमायूं को। ये 15 साल के लिए भाग गया। फिर सुर इंटरगनम 1540 से 15 साल तक रहा। तो सुर डायनेस्टी के फाउंडर था शेर शाह, इनका ओरिजिनल नाम था फरीद, और इन्होंने अपना का शेर शाह। एंड ये सन थे हसन खान के, जो जादीगार थे ससाराम इन बिहार, तो इनके सन थे जागीरदार के सन थे ससाराम इन बिहार, इनका सन था ये शेर शाह सूरी। एंड फरीद ने फिर अफगान रूलर के यहाँ काम किया बिहार में, और फिर से टाइटल मिला शेर शाह फॉर हिज ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा बहादुर था। एंड उसने हुमायूं को हराया इन द बैटल ऑफ चौसा, रूलर बन गया 1540 में दिल्ली का। तो शेर शाह बहुत ही एक्सटेंसिव वॉर लड़ा राजपूत के साथ एंड अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो राजपूत के साथ वॉर लड़ा, एम्पायर बढ़ा दिया, जिसमें पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड सब आ गया। एंड इसमें पूरा नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट असम, नेपाल एंड कश्मीर, गुजरात, पूरा नॉर्थ इंडिया इसके अंदर था। असम, नेपाल एंड कश्मीर, गुजरात इनके अंदर नहीं था, और बाकी पूरा अंदर था। एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो 5 साल तक रहा, इसने 5 साल तक रूल किया, बहुत ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाया। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी डिपार्टमेंट थे। किंग को 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर असिस्ट करते, दीवान ए विजारत, इसमें वजीर था, ये रेवेन्यू एंड फाइनेंस के लिए था, दीवान विजारत वजीर रेवेन्यू एंड फाइनेंस देखता था, दीवान अरिज आर्मी देखता था, दीवान रिसालत फॉरेन मिनिस्टर, एंड दीवान इंशा ये मास्टर मिनिस्टर कम्युनिकेशन का था। तो विजारत वजीर, अरीज मतलब आर्मी, ऐसे अरीज ऐसे आर्मी, रिसालत रसलत मतलब फॉरेन मिनिस्टर, इंशा मतलब कम्युनिकेशन। फिर शेरशाह ने 47 सरकार थे एंड चीफ शिकदर थे, जो लॉ एंड ऑर्डर करते थे, चीफ मुंशिफ जज होते थे। ये 2 ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे हर सरकार में। तो 47 सरकार में हर सरकार में था एक चीफ शिकदर लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, एक चीफ मुंशिफ जज होता था। तो हर सरकार को सेवरल परगनास में डिवाइड किया था। तो शिकदर जो था मिलिट्री ऑफिसर था, अमीन लैंड रेवेन्यू देखता था, फोतेदार ट्रेजरर था, करकून्स या अकाउंटेंट्स देखता था, एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे ईच परगना के। कौन थे? शिकदर, अमीन, फोतेदार एंड करकून्स। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को किकतास बोलते थे। तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन वेल ऑर्गेनाइज था शेरशाह के अंडर। लैंड को पूरा सर्वे किया जाता था, सारे कल्टिवेबल लैंड को 3 क्लास में डिवाइड किया, गुड, मिडिल एंड बैड। तो स्टेट शेयर 1/3 होता था एवरेज पे, तो 1/3 इसने कर दिया, एंड इसे कैश एंड क्रॉप में पे करने के लिए बोलता था। तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाइक काफ़ी इंक्रीज हुए, रेवेन्यू बढ़ा स्टेट का। तो उसने न्यू सिल्वर कॉइन निकाले, से बोलते हैं दम, एंड काफ़ी सर्कुलेशन थे टिल 1835 तक, मतलब ब्रिटिशर्स के आने बाद भी ये जो शेर सूरी ने सिल्वर कॉइन निकाले दम, ये सर्कुलेट करते रहे। ब्रिटिशर्स के टाइम भी दम सर्कुलेट करते थे। इसने कम्युनिकेशन को काफ़ी बढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे बनाए, जैसे सुनार गांव टू सिंध, आगरा टू ब्रह्मपुर, जोधपुर टू चित्तौड़ एंड लाहौर टू मुल्तान। रेस्ट हाउसेज बनाए हाईवेज पे कि जो ट्रैवलर हो उन्हें आराम से रहने की जगह मिल जाए। पुलिस को बहुत एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज किया, क्राइम बहुत कम था शेरशाह सूरी के टाइम। मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एफिशिएंट था, रीऑर्गेनाइज किया इसने काफ़ी अच्छे से। शेरशाह ने बहुत सारे आइडियाज लाए, लाइक ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, अलाउद्दीन खिलजी से ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स करता था, वैसे आइडियाज ये भी सारे काम करता था। ससाराम बिहार में शेरशाह सूरी का टोम्ब है, ससाराम बिहार। तो इसका रीजन था मालवा, सिंध,
मुल्तानपुरा, मुल्तान, बुंदेलखंड। इसने को क्या करता है, पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान एंड बुंदेलखंड एंड असम, नेपाल, कश्मीर, गुजरात इसके अंडर नहीं था। तो कश्मीर, नेपाल, असम एंड गुजरात छोड़ के पूरा नॉर्थ इंडिया इसके अंडर था। तो कश्मीर, नेपाल, असम एंड गुजरात को छोड़ के पूरा नॉर्थ इंडिया शेरशाह सूरी के अंडर आ गया था। सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान की, मुल्तान है पाकिस्तान। सोनार गांव टू सिंह इसने हाई बनाया। सोनार गांव यहाँ पे है बंगाल। बना आगरा टू बुरनपुर, आगरा टू बुरनपुर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, बुरनपुर मध्य प्रदेश। एंड देन जोधपुर टू चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जोधपुर टू चित्तौड़गढ़ ये हाईवे बनाया। लाहौर टू मुल्तान पाकिस्तान, लाहौर टू मुल्तान पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट हाईवेज थे सोनार गांव टू सिंध, आगरा टू बुरनपुर, जोधपुर टू चित्तौड़, लाहौर टू मुल्तान। काफ़ी पायस मुस्लिम था, टॉलरेंट था अदर रिलीजन के लिए। ये हिंदूज को भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज में रखता था। पैट्रन था आर्ट एंड कल्चर का। काफ़ी नई सिटी बनाई ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली। तो नाउ द फोर्ट इज कॉल्ड पुराना किला और इसकी मॉक्स इज अलोन सर्वाइविंग। तो ये जो इसका मॉस्क है पुराना किला दिल्ली में इसने बनवाया था। ओल्ड फोर्ट और पुराना किला किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने। पुराना किला शेरशाह सूरी, पुराना किला बनवाया इसने। एंड फिर मसोलियम सासाराम में है। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। मसोलियम है ससारम, मसोलियम बनाया ससारम बिहार। और इसने लर्नेड मैन को भी पेट्रोनाइज, जैसे मलिक मोहम्मद जयसी इसके टाइम में थे। इन्होंने पद्मावत लिखी। एंड ये रहे शेरशाह मर गए थे 1545 तक। इनके ससुर ने 10 साल और रूल, 55 तक और रूल लिया। फिर हुमायूं ने फिर से कनकर कर लिया इंडिया को। हुमायूं इंडिया में चला गया था 1540 में और हमीदा बानो बेगम से शादी करी थी ऑन द वे टू सिंध। तो सिंध में इसने शादी कर ली थी और ये अमरकोट में रहा है। एंड हिंदू किंगडम रूलर भाई राणा प्रसाद अकबर तो अमरकोट में रहा। एंड फिर अकबर बॉर्न हुए थे 1542 में। तो हुमायूं फिर ईरान गए और अपने रूलर से हेल्प मांगने लगे। एंड उन्होंने अपने भाई को हरा दिया, कमरान एंड अस्करी। तो अपने भाई कमरान एंड अस्करी को हरा दिया। और सुर डायनेस्टी इन इंडिया वो डिक्लाइन करती जा रही थी रैपिडली। 1555 में हुमायूं ने अफगान्स को हरा दिया और मुगल थ्रोन को फिर से ऑक्यूपाई कर लिया। 6 महीने के बाद वो मर गया 1556 में। वो लाइब्रेरी में अपने स्टेयरकेस से गिर गया। एंड ही वॉज नॉट अ गुड जनरल एंड वेरियर, बट बहुत काइंड और जनरस था। बहुत ज़्यादा काइंड और जनरस था, बहुत ज़्यादा लर्निंग था, पढ़ा लिखा था। एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये सब आता था। एंड वो पेंटिंग को भी लव करता था। पोट्री भी लिखी है इसने पर्शियन लैंग्वेज में। फिर अकबर की बात करें तो ग्रेटेस्ट मुनाक बोला जाता है अकबर को। तो अपनी थ्रोन पे बैठा अपने हुमायूं की डेथ के बाद। एंड इसकी जो पोजीशन वो डेंजरस थी बिकॉज दिल्ली को अफगान्स ने सीज कर लिया था। फिर कमांडर चीफ था हेमू चार्ज था इसका। कमांडर चीफ हेमू इसके चार्ज में था। सेकेंड बैटल पानीपत हुआ 1556 में। हेमू ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ विक्ट्री, जीतने ही वाला था। लेकिन तभी एक एरो आया उसकी आई में और वो अनकॉन्शियस हो गया। उसकी आर्मी भाग गई। एंड फॉर्च्यून फेवर्ड अकबर एंड अकबर जीत गया इससे। एंड मुदर विक्री वर डिसीसिव, तो डिसाइसिव। तो ऐसा कुछ नहीं था, हेमू जीतने वाला था, लेकिन वो कहीं से एक एरो उसकी आंख में लग गया। एंड फर्स्ट 5 ईयर ऑफ अकबर रेन बैराम खान एक्ट एज अ रीएजेंट। तो अकबर तो बहुत छोटा था, तो बैराम खान रीएजेंट की तरह काम किया। उसने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया। 5 साल के बाद ही रिमूव अकबर ड्यू टू द कोर्ट इंटीग्रेट एंड सेंट टू द मक्का। तो अकबर ने इसे 5 साल बाद हटा दिया और बोला मक्का जाओ तुम। और जब वो जा रहा था तो ही वॉज किल्ड बाय अफगान। तो ऑन द वेज टू बैराम ही वॉज किल्ड बाय अफगान। तो अफगान ने उसको बैराम खान को अफगान ने रास्ते मार दिया। तो अकबर की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बहुत एक्सटेंसिव थी। उसने नदर इंडिया, आगरा टू गुजरात सब ऑक्यूपाई कर लगा था। फिर आगरा टू बंगाल सारा इसका एरिया था। एंड इसने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोग्राम को काफ़ी फ्रंटियर को स्ट्रेंथन किया। एंड फिर वो क्या कहा, वो लेटर डेक्कन में गया। हेमू थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, चीफ मिनिस्टर थे आदिल शाही सूरी डायनेस्टी के। हिंदू जनरल थे ये हेमू, और हेमू विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य। उसने आदिल शाह के लिए 22 बैटल्स जीती। इसने अकबर को हरा दिया था 1556 में बैटल ऑफ दिल्ली में। और फिर उसके बाद इसने टाइटल लिया विक्रमादित्य। जैसे बहुत सारे हिंदू किंग्स ने लिया था पहले पास्ट में। एक ऐसा हुआ बाई चांस इसके एक आंख में एक तीर लग गया और फिर वो पकड़ा गया एंड मर गया। एंड बैराम खान ने उसे मार दिया। मतलब होता है सीक्रेट प्लान बनाना। अकबर की राजपूत पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा नोटेबल थी। उसने राजपूत प्रिंसेस से शादी की, जो डॉटर थी राजा ब्रह्मल की डॉटर से शादी की। राजपूत प्रिंसेस थी। एंड इज अ टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ मुगल्स। राजपूत ने मुगल्स को सर्व किया फॉर 4 जनरेशन, 40 साल तक।
एंड काफ़ी मिलिट्री जनरल की पोजीशन पे आ गए राजा भगवान दास, राजा मान सिंह काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशन पे आ गए, उनको काफ़ी सीनियर पोजीशन दी गई इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय अकबर। वन बाई वन सारे राजपूत स्टेट ने अकबर को सबमिट कर दिया। एक राणा सब मेवाड़, उन्होंने काफ़ी बार हारे, लेकिन हम बोले हम कभी भी मुगल्स के अंडर नहीं आएंगे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा प्रताप सिंह को हरा दिया था मुगल आर्मी ने, लेड बाई मान सिंह 1567। एंड इसके बाद जब मेवाड़ हारा तो सारे राजपूत रूलर ने एक्सेप्ट कर लिया अकबर की सुजैनिटी। तो मेवाड़ हार गया था, मेवाड़ को हरा दिया। तो मेवाड़ में थे राजा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह थे यहाँ पे। अब अकबर की राजपूत पॉलिसी कंबाइंड विद ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेशन, बहुत ज़्यादा टॉलरेट था रिलीजन के लिए। पिलग्रिमेज था सर, इसने जजिया हटा दिया। एंड राजपूत पॉलिसी काफ़ी बेनिफिशियल थी मुगल स्टेट एज वेल फॉर द राजपूत। अलायंस से मुगल सर्विसेज दी एंड जो ब्रेवेस्ट वॉरियर्स थे जो राजपूत। एंड ऑन द वन हैंड इश्योर पीस भी आ गया राजस्थान में, और बहुत सारे राजपूत ने मुगल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया टू रोज टू इम्पोर्टेंट पोजीशन। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी ने अकबर की फोर्सेस को कौन लीड करते हैं? मान सिंह, वन ऑफ अम्बेर ने राणा प्रताप को हार दिया था एंड राणा प्रताप भाग गए थे। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो फेम, बहुत ही ज़्यादा फेम दिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिसी। बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रिलीजियस आइडियाज़ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत ही कॉन्टेक्ट में रहता था सूफी सेंट्स के, तो उनकी टीचिंग को मानता था। इनके ट्यूटर थे अब्दुल लतीफ़, और उनकी मैरिज जो राजपूत वुमेन के साथ थी, हिज एसोसिएशन विद इंटेलेक्चुअल जाइंट जैसे शेख मुबारक, एंड टू इलिस्ट्रियस सन जैसे अब्दुल फैजी एंड अब्दुल फजल। एंड इनकी एम्बिशन थी टू अकम्प्लिश एम्पायर इन हिंदुस्तान। तो इनके दो सन थे अब्दुल फैजी एंड अब्दुल फजल, एंड एम्बिशन टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन हिंदुस्तान। इन द बिगिनिंग अकबर एक पाइस मुस्लिम था। जोधाबाई अमेर की इन्होंने जोधाबाई से शादी की थी। तो इन्होंने इनके शादी करने के बाद, जोधाबाई से शादी करने के बाद, जो डॉटर थी राजा ब्रह्मल की, इन्होंने पिलग्रिम टैक्स लगा इन्हें क्या हटा दिया, पिलग्रिम टैक्स हटा दिया और जजिया हटा दिया। उन्होंने हिंदू वाइफ्स को अलाउ किया कि अपने खुद के भगवान जी की वर्शिप कर पाए। एंड बाद में वो स्केप्टिकल मुस्लिम बनने लग गया। 1575 में उन्होंने एक इबादत खाना कंस्ट्रक्ट किया था, हाउस ऑफ द वर्शिप, और फिर एक नई कैपिटल बनाई फतेहपुर सीकरी। एंड बहुत सारे स्कॉलर्स को बुलाया है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियनिज्म, एंड जो इंटरफेरेंस होते थे मुस्लिम उलेमास की पॉलिटिकल मैटर्स में, वो अकबर को पसंद नहीं था। 1579 ने उन्होंने इशू किया इनफेलिबिलिटी डिक्री, एंड उन्होंने फिर asserted his religious power. He issued the infallible decree by which he asserted his religious powers. स्केप्टिकल मतलब बहुत इजीली कन्विंस नहीं होता था, डाउट्स होते बहुत सारे ऐसे। नई कैपिटल बनाई फतेहपुर सीकरी, नई कैपिटल थी अकबर ने बनवाई फतेहपुर सीकरी। तो फिर अकबर ने 1582 में नया रिलीजन लेके आए, दिन इलाही और डिवाइन फेथ। इसमें एक गॉड पे बिलीव करता था। इसमें गुड पॉइंट्स है सारे रिलीजन के सारे, एंड इट बेसिस वाज रैशनल, बहुत रैशनल था, इसमें कोई डॉगमा नहीं था। एंड ये सारे जो भी डिफरेंट रिलीजन थे उनके बीच में खाई जो थी उसको खत्म करने के लिए काम ये रिलीजन था। लेकिन जो इसका फेथ था बिल्कुल फेलियर था, एंड बिल्कुल खत्म ही हो गया इसकी डेथ के बाद। इस इवन जब लाइफ टाइम थी तो सिर्फ 15 फॉलोअर्स थे, इनमें से बीरबल भी था। एंड अकबर ने किसी को जबरदस्ती नहीं बोला कि नई फेथ को मानो। लैंड रेवेन्यू देखे तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया लैंड रेवेन्यू में विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल। एंड लैंड रेवेन्यू अकबर का इसको बोलते थे जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बोलते थे जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम। एंड इसको इम्प्रूव किया था राजा तोडरमल ने। जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, इसको इम्प्रूव किया था राजा तोडरमल से। इसको बोलते थे दहशला सिस्टम, दहशला। इसको कंप्लीट किया था 1580 में। इसमें तोडरमल ने काफ़ी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट लेके आया। तो लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था एवरेज यील्ड ऑफ लैंड एसेस्ड। लैंड को एसेस किया जाता था, फिर देखता एवरेज यील्ड कितनी होगी ऑन द बेस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। तो जो यूनिक सिस्टम था दहसला सिस्टम में लास्ट 10 सालों में कितना यील्ड आया है उसको एसेस किया जाता था, तो उस हिसाब से रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। तो लैंड को डिवाइड किया गया था 4 कैटेगरीज में। पोलज लैंड था जो हर साल कल्टीवेट होता है। फिर परौती, एक साल में 2 बार में एक बार। एंड कच्चर, एंड 3-4 साल में एक बार। एंड बंजर जो 5 साल में एक बार, 5 या और ज़्यादा साल में एक बार। एंड कैश में ज़्यादातर पेमेंट ऑफ रेवेन्यू होता था। मनसबदारी सिस्टम था, अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था, जो एवरी ऑफिसर को एक रैंक मतलब मनसब दिया जाता था। सबसे लोएस्ट मनसब थी 10 एंड सबसे हाईएस्ट मनसब थी 5000 नोबल्स के लिए, ठीक है। तो प्रिंसेस रॉयल ब्लड के हायर रैंक मिलती थी उन्हें, उससे भी ज़्यादा हायर रैंक मिलती थी, 5000 से भी ज़्यादा। एंड रैंक को 2 तरीके से डिवाइड करते थे, जट एंड सरवार। जट का मतलब होता है पर्सनल, एंड इसे पर्सनल स्टैच्यूट ऑफ द पर्सन उस तरीके से फिक्स किया जाता था।
सरवार का मतलब रैंक इन अ नंबर ऑफ द कैवलरी ऑफ द पर्सन एंड वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो जट का मतलब होता है कि पर्सन का स्टेटस कैसा है, सरवार मतलब उसके पास कितनी कैवलरी मैन है। तो हर एक सर्वर को कम से कम 2 हॉर्सेस होने चाहिए हर एक सर्वर के पास। एंड मनसब रैंक वाज नॉट हेरिडिटरी, ऐसा नहीं है कि एक आप मनसब हो तो आपका मनसबदारी आपके बच्चे को मिल जाएगी। सारे जो प्रमोशन अपॉइंटमेंट होते डिसमिस डायरेक्टली एम्परर करता था। फिर जहांगीर की बात करें, जब अकबर मरे तो प्रेम सलीम ने आ गए एंड इनका टाइटल था जहांगीर कनकरर ऑफ द वर्ल्ड इन 1605। तो इन्होंने काफ़ी रिबेलियंस आए, तो जहांगीर कनकरर ऑफ द वर्ल्ड थे लेकिन रिबेलियंस बहुत ज़्यादा होने लगे। तो इनके सन जो खुसरो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया एंड वॉज डिफीटेड एंड प्रेजेंट। तो इन्हें अपने अपने सन ने ही रिवोल्ट कर दिया खुसरो ने, एंड इन्होंने हरा दिया और जेल में डाल दिया। और इनके सपोर्टर्स थे गुरु अर्जुन, फिफ्थ शिव गुरु वॉज बिहेडेड। एंड जो सपोर्टर थे खुसरो को सपोर्ट कर रहे थे श्री गुरु अर्जुन सिंह, तो उनको इनने मार दिया। फिर नूर जहाँ, जहांगीर की बात करें तो 1611 में जहांगीर ने शादी की मह बहरुनिशा, इनको नूर जहाँ बोलते थे, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो इनके फादर थे इतिमियादुद्दौला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन थे। इनको पोस्ट दी गई चीफ दीवान की, तो इतिमियादुद्दौला चीफ दीवान थे। और जो भी नूर जहाँ के फैमिली मेंबर थे उन्हें बड़ा मजा आया, इन लाइन से काफ़ी ज़्यादा पोजीशन मिल गई। नूर जहाँ के एल्डर ब्रदर थे अशरफ खां, उन्हें खाने सामान बना दिया। अ पोस्ट सर्फ रिजर्व फॉर द नोबल्स। 1612 में अशरफ खां की डॉटर थी अर्जुमन बानो बेगम, इन्हें लेटर मुमताज बोलने लगे एंड इन्हें जहांगीर के थर्ड सन से शादी कर ली। फिर खुर्रम शाहजहाँ से शादी कर ली। किसने? मुमताज अर्जुमन बानो बेगम, जो शाहजहाँ से शादी कर ली। वो आशफ खान की डॉटर थी। आशफ खान कौन थे? नूरजहाँ के बड़े भाई थे। तो उनकी जो बेटी थी उन्होंने जहांगीर के बेटे शाहजहाँ ये शादी करी, जिनका नाम था मुमताज और अर्जुमन बागनो बेगम। ऐसा कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं नूरजहाँ ने एक जुनता ग्रुप बना लिया था, तो इससे 2 फैक्शन हो गए मुगल कोर्ट में। तो इससे क्या हुआ, शाहजहाँ फिर रिवेलियन, शाहजहाँ को अपने फादर से लड़ाई करने लगी पड़ी 1662 में। ऐसा लगा जहांगीर पूरा अपने नूरजहाँ के इन्फ्लुएंस में है, तो इसलिए शाहजहाँ को रिवोल्ट करना पड़ा। तो दिस व्यू कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते कुछ हिस्टोरियन, टिल जहांगीर काफ़ी वीक हो गया था अपनी इल हेल्थ के लिए, एंड तो ही ओनली टुक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन। तो तो ये इसकी ऑटोबायोग्राफी से पता चलता है कि बहुत बीमार पड़ गया था। लेकिन ये अभी क्लियर है, इट इज़ क्लियर है कि नूरजहाँ बहुत ही डोमिनेट करती थी। नूरजहाँ का जो भी फैमिली मेम्बर्स है डोमिनेट करते थे हाउस होल्ड में, और इसने बहुत सारे फैशन बेस्ड पर्शियन ट्रेडिशंस लेके आई। तो नूरजहाँ बहुत सारे पर्शियन ट्रेडिशंस लेके आई, पर्शियन आर्ट एंड कल्चर को उसने काफ़ी इनकरेज किया एंड कॉन्स्टेंट कंपेनियन थी जहांगीर की, एंड इवन हंटिंग में भी जाती थी नूरजहाँ। फिर शाहजहाँ ने रिपेलियन की अपने फादर के अगेंस्ट इन 1622, एंड उसे लगता था जहांगीर के कंप्लीट इन्फ्लुएंस में है। एंड शाहजहाँ राइज किया बिकॉज ऑफ पर्सनल एम्बिशंस, तो अपने अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। हु ऑर्डर हिम टू गो टू कंधार, एंड उन्होंने बोला कंधार जाओ, फादर ने बोला नहीं हम तो यहीं रहेंगे। एंड रिवेलियन बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज एम्पायर, वो 4 साल तक ये लड़ता ही रहा अपने फादर से। जहांगीर डेथ के बाद शाहजहाँ आगरा गया एंड नोबल्स की सपोर्ट से और आर्मी की सपोर्ट से नूरजहाँ वॉज गिवन अ पेंशन एंड लिव्ड इन अ रिटायर्ड लाइफ एंड हर डेथ 18 years लेटर। इसने नूरजहाँ को रिटायर कर दिया। फिर शाहजहाँ की बात करें, शाहजहाँ ने एक प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन स्टार्ट किया अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू रिकवर द कांधार। शाहजहाँ फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कंधार को इसने कैप्चर किया एंड अदर एंसेस्ट्रल लैंड इसने रिकवर कर लिए। एंड मुगल आर्मी कम से कम 5000 लोग मर गए इन सक्सेसिव इन्वेजन बिटवीन 1639 एंड 1647। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में काफ़ी इसने इन्वेस्ट किया एंड कंधार एंड अदर एंसेस्ट्रल लैंड को रिकवर कर लिया। एंड कम से कम 5000 लोग मर गए इसमें जो भी आर्मी के थे। 1639 to 47 शाहनवाज ने बोला कि कितनी फ्यूटिलिटी है, कितने लोग मरे, तो उसने फाइटिंग बंद कर दी। डेक्कन पॉलिसी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, उसने अहमदनगर को हरा दिया। तो जो अहमदनगर के जो रूलर थे उसको हरा दिया। बोथ बीजापुर एंड गोलकोंडा ने एम्परर के साथ ट्रीटी साइन कर दी। एंड शाहजहाँ ने मुगल प्रोविंसेस इन डेक्कन जैसे खंदेश, बेरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद, इन सबको डेक्कन जो ये मुगल प्रोविंसेस थे 4 मुगल प्रोविंसेस डेक्कन में बनाई, खंदेश, बेरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद। एंड फिर उसने अपने सन औरंगजेब को इसके ऊपर बिठा दिया कि तुम देखो इनको। फिर लास्ट ईयर्स ऑफ शाहजहाँ बहुत सारे बिटर वॉर ऑफ सक्सेशन थे अमंग द फोर सन, जैसे दारा शिको ये क्राउन प्रिंस थे, शुजा ये गवर्नर थे बंगाल के, एंड औरंगजेब गवर्नर थे डेक्कन के, एंड मुराद बख्श ये गवर्नर थे मालवन गुजरात के। एंड टुवर्ड्स एंड 1657 शाहजहाँ फिर बीमार पड़ गए
एंड दिल्ली में फॉर द सम टाइम, बट फिर रिकवर कर गए। बट तो उन्होंने बोला चलो हमारे तो पिता बीमार पड़ गए, चलो लड़ाई कर देते हैं। तो वो लड़ाई करने लगे एंड औरंगजेब काफ़ी जीत गई है। और फिर आगरा में गए और उन्होंने दारा शिकोह को हरा दिया एंड शाहजहाँ को बोला कि सरेंडर कर दो, अपने पिता को बोला सरेंडर कर दो। एंड फिर फीमेल अपार्टमेंट इन द आगरा फोर्ट, इन शाहजहाँ को फीमेल अपार्टमेंट में रखने लगे इन द आगरा फोर्ट एंड उनको इस विजिल में रखते थे। एंड ही वॉज नॉट इल ट्रीटेड, ऐसा नहीं कि शाहजहाँ को बुरी तरह बर्ताव किया जाता था। शाहजहाँ ने 80 लिव फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, 8 साल और जिए एंड लविंगली नर्स बाई हिज डॉटर जहानरा। एंड ये अपनी डॉटर जहानरा के साथ रहते थे शाहजहाँ। एंड ये 1666 में मर गए एंड उनकी वाइफ मुमताज के साथ इनको दफन किया गया ताजमहल में। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे मुगल एम्पायर के हिसाब से एंड वन ऑफ द नवरत्ना थे अकबर के कोर्ट में, राजा तोडरमल। जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन था किसने किया था? राजा तोडरमल ने किया था। जो पहली सिस्टम था उसका था जब्ती एंड बंदोबस्त सिस्टम एंड दहशला सिस्टम स्टार्ट किया था 1580 में। इसमें इसमें क्या किया था, लैंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। लैंड मेजरमेंट करते थे और जो पास्ट 10 ईयर का जो भी एवरेज यील्ड होता था उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू फिक्स करते थे। तो पलोज 4 कैटेगरीज थी, पलोज, परोती, कच्चर एंड बंजर। वन ऑफ द रत्नता थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के कोर्ट में, तो दरमल हुए थे लहरपुर उत्तर प्रदेश। तो उसने अहमद रबर को हरा दिया, किसने? शाहजहाँ ने। बीजापुर के साथ इसने ट्रीटी साइन की, गोलकोंडा वाले के साथ भी ट्रीटी साइन की शाहजहाँ ने। गोलकोंडा में थी कुतुब शाही डायनेस्टी। सो जो औरंगजेब है वन ऑफ द एबलेस्ट मुगल किंग्स है, इन्होंने टाइटल लिया आलमगीर, वर्ल्ड कनकरर। तो ये आलमगीर थे, औरंगजेब आलमगीर। एंड उनके मिलिट्री कैंपेन फर्स्ट 10 ईयर में काफ़ी सक्सेसफुल थे। माइनर रिवोल्ट्स को सप्रेस किया एंड काफ़ी सीरियस डिफिकल्टीज आई इनके रेन में। जो जाट एंड सतनामीज थे एंड सिक्स ने रिवोल्ट कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट एंड काफ़ी हार्श रिलीजियस पॉलिसी में इन्होंने रिवोल्ट को पुश किया। जो जाट जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, ये पंजाब एंड नदर इंडिया में रहती है। सतनामीज में भी रिवोल्ट किया, ये हरियाणा में रहते हैं। सेक्ट बनाया था विरबन शदजी ने इन विजयसर विलेज इन हरियाणा। ये अपने आप को सतनामीज बोलते हैं। तो हार्श पॉलिसीज ने सबको सप्रेस कर दिया, शिख को, सतनामीज एंड जाट्स को एंड माइनर रिवोल्ट्स को भी सप्रेस किया। एंड डेक्कन पॉलिसी तो मुगल्स फिर काफ़ी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हुई थी अकबर के टाइम से। इसने अकबर ने खानदेश एंड बेरार को कैप्चर किया था। जहांगीर ने मलिक अम्बेर अहमद नगर उनको हरा दिया था। शाहजहाँ ने शाहजहाँ के रेन में औरंगजेब ने गवर्नर जो डेक्का था उसने एग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी ली एंड व्हेन ही बिकम द मुगल एम्परर पूरे 20 साल तक उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंसंट्रेट किया। एट द सेम टाइम मराठा रूलर जो शिवाजी थे उन्होंने इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बना दी इन द नॉर्थ एंड साउथ कोंकण में। एंड तो मराठास को स्प्रेड को रोकने के लिए औरंगजेब ने बोला कि मैं बीजापुर एंड गोलकोंडा को इन्वेट करता हूँ। तो ये गोलकोंडा में थी कुतुब शाही डायनेस्टी। तो गोलकोंडा ने इसने खत्म कर दी कुतुब शाही डायनेस्टी एंड इट वाज आल्सो एनेक्स्ड बाय हिम एंड इसने डेक्कन किंगडम को एनेक्ट कर दिया। इट वाज अ पॉलिटिकल ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ औरंगजेब। तो ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था कि इसने डेक्कन सल्तनत को इसने कर दिया। तो जो मराठास एंड मुगल के बीच में बैरियर थी उसको ही खत्म कर दिया एंड डायरेक्ट अब कन्फ्रंटेशन हो गई मराठास एंड मुगल्स के बीच में। अभी तक तो बीच में डेक्कन सल्तनत आते थे, उनको हटा दिया इसने एंड तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गई। तो डेक्कन कैंपेन्स एग्जॉस्टेड द मुगल ट्रेजरी, तो पूरा खजाना खाली हो गया। अकॉर्डिंग टू जे एस सरकार द डेक्कन अल्सर ruined औरंगजेब। तो औरंगजेब एक स्टॉन्च एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था पर्सनल लाइफ में एंड आइडल इट वाज अ ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू इस्लामिक स्टेट। वो चाहता था इंडिया एक इस्लामिक स्टेट बने एंड सेपरेट डिपार्टमेंट था कि मोरल कोड को इन्फोर्स किया जाए अंडर हाई पावर ऑफिसर, इसको बोलते थे मुतासिब कि एक हाई मोरल कोड इन्फोर्स किया जाए। ड्रिंकिंग अलाउड नहीं थी। कल्टिवेशन एंड भांग की जो होती जो शिवरात्रि में यूज होती है वो सब इसने बंद कर दी। ड्रग्स को बैन कर दिया एंड म्यूजिक बंद कर दिया कोर्ट में। एंड जो प्रैक्टिस है झरोका दर्शन, तो झरोका दर्शन किंग करते थे फोर्ट एंड पैलेसेस में, मेडिवल किंग्स करते थे, इसने बंद करवा दी। किंग आते थे झरोका में देखने, मुगल एम्परर्स ने अडॉप्ट की थी 16th सेंचुरी में मुगल एम्परर अकबर ने। और यहाँ पे वो पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनते थे झरोका दर्शन में। अकबर ने स्टार्ट किया तो ऑल्दो इट वाज कॉन्ट्रेरी टू इस्लामिक इंजंक्शंस, इस्लामिक इंजंक्शंस के अगेंस्ट था ये, तब भी अकबर ने स्टार्ट किया। औरंगजेब एक स्ट्रॉन्च एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था पर्सनल लाइफ में। आइडियल ट्रांसफॉर्म इंडिया टू वो चाहता था इस्लामिक स्टेट में बने। तो इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट निकाला, क्या था? मुतासिब। एंड ड्रिंकिंग प्रोहिबिट कर दिया एंड भांग नहीं हो सकती, ड्रग्स को बैन कर दिया, भांग ड्रग्स को बैन कर दिया, म्यूजिक को बैन कर दिया, झरोका दर्शन बंद कर दिया।
एंड दशहरा और रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स ये सबको सेलिब्रेशन होता है एस्ट्रोलॉजर्स का, वो भी सर्विस से हटा दिए। दशहरा एंड रॉयल एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर जो भी करते थे वो हटा दिए। औरंगजेब ने कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स को बैन करवा दिया, और रिपेयर ऑफ ओल्ड टेम्पल, और नई टेम्पल नहीं बन सकते, ना ही ओल्ड टेम्पल को रिपेयर करा सकते। एंड हिंदू टेम्पल्स और डिस्ट्रॉय करने लगे जो बने थे। एंड जैसे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेम्पल थे मथुरा एंड बनारस, उसको इसको तोड़ दिया इसने। 1674 में उसने जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स लगा दिया। एंड अदर मुस्लिम सेक्ट के लिए भी टॉलरेंट नहीं था, एंड उसने मुहर्रम जो भी सेलिब्रेशन था उसको स्टॉप कर दिया। एंड दिल्ली सल्तनत एंड काफ़ी शिया फेस के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्श था शिया फेथ के लिए। वो सुन्नी था, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। एंड अगेंस्ट सिक्स के भी अगेंस्ट था, उसने 9th सिक्स गुरु तेज बहादुर को मार दिया। एंड जहांगीर ने जो 5th सिख गुरु थे अर्जुन सिंह, इन्हें मार दिया था। एंड इसने औरंगजेब ने तेज बहादुर 9th सिक्स गुरु को मार दिया। एंड इससे क्या हुआ, सिख एक वेरियर कम्युनिटी बन गई तेज बहादुर के बाद, लड़ने वाली बन गई। तो इसकी रिलीजियस पॉलिसी से राजपूत भी इसके अगेंस्ट, मराठा सिख सब इसके एनिमी बन गए मुगल एम्पायर के। तो रिवेलियंस आने लगे, जाट ऑफ मथुरा, सतनामी जमेवार, काफ़ी रिवेलियंस की है। तो औरंगजेब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया। पर्सनालिटी के प्राइवेटली लाइफ ये बहुत इंडस्ट्रियल एंड डिसिप्लिन था, बहुत ही सिंपल में रहता था ड्रेस। एंड मनी कहाँ से लाता था, ये कुरान को कॉपी करता था और उसकी कॉपीज बेच के ये उसी से पैसे कमाता था। एंड ये वाइन नहीं कंज्यूम करता था, एंड बहुत ही लर्नेड एंड प्रोफिशिएंट था, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज में काफ़ी कुछ आता था। बुक्स का लवर था, बहुत सारी बुक्स पढ़ता था। एंड इसने अपना रिलीजन को सब कुछ डिनोट कर दिया। एंड प्रेयर्स करता था 5 दिन, दिन में 5 बार एक प्रेयर करता था। एंड रमजान फास्टिंग, स्ट्रिक्टली रमजान फास्टिंग करता था। पॉलिटिकल फील्ड में ये बहुत सारी इसने सीरियस मिस्टेक की, एंड ट्रू नेचर नहीं समझ पाया मराठा मूवमेंट का, और उन्हें उन्हें बहुत गुस्सा कर दिया। एंड वो मराठा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिक्कत हो, और एक ओपन गड्ढा छोड़ गया वहाँ पे। एंड शिया डेक्कन सल्तनत, उनको उनको मतलब जो पॉलिसी थी वो रॉन्ग पॉलिसी थी, उनको एनेक्स कर लिया। रिलीजियस पॉलिसी भी सक्सेसफुल नहीं थी। एंड ये ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था, बट इस मूव अप्लाई टू रिलीजियस जैसे नॉन मुस्लिम सोसाइटी वॉज अ फेलियर। तो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था एंड मूव टू अप्लाई रिलीजियस थॉट रिजिडली अपनी रिलीजियस और नॉन मुस्लिम सोसाइटी पे लगाता था। इट वॉज अ फेलियर। हिज एंटागोनिस्ट पॉलिसीज टुवर्ड नॉन मुस्लिम, एंड ही डिड नॉट हेल्प हिम टू rally मुस्लिम टू हिज साइड। ऑन द अदर हैंड इससे पॉलिटिकल एनिमीज बढ़ गए मुगल एम्पायर के। तो जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन करने लगा आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल कोर्ट लाइक इट बिकम अ सीन ऑफ फैक्शन अमंग द नोबल्स। वीकनेस ऑफ द एम्पायर काफी एक्सपोज होगी। नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को लूटा कब, 1739 में नादिर शाह जब आया, तो पता चल गया कितना वीक है मुगल एम्पायर। तो डाउनफॉल हो गया मुगल एम्पायर का। तो सम एक्सटेंट रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, ये सब डिक्लाइन की वजह से हुआ। वीक सक्सेस थे एंड डीमोरलाइज हो गई मुगल आर्मी। इट ऑल्सो पेव्ड अ वे फॉर वाटनेस टू द एम्पायर बिकम अनवाइडली। इतना बड़ा एम्पायर है तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई क्योंकि कंटिन्यूस वॉर हो रहे थे। एंड सी पावर को इन्होंने कभी सी पावर पे ध्यान नहीं दिया कि अच्छे से नेवी बनवाए। एंड तो यूरोपियंस आ गए इंडिया में रहने। तो फर्दर नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन होने लगा। इससे मुगल काफी एम्पायर वीक हो गया। द डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर वॉज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशियो एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो तुझे के बावरी टर्किश लैंग्वेज में दी। तो शाहजहाँ का नाम था खुर्रम। खुर्रम था शाहजहाँ का नाम। शाहजहाँ का नाम था खुर्रम एंड जहांगीर का नाम था सलीम। तो शाहजहाँ की बेटी थी जहानरा। जहानरा सो मुगल की सोशल लाइफ लगे काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए इस टाइम। इस पर काफ़ी यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया में आए एंड वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी मुगल के टाइम। ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया एंड लग्जरियस लाइफ बताते हैं द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस। एंड दे आल्सो मेंशन द पॉवर्टी एंड सफरिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एंड द पीजेंट और आर्टिस्ट की सफरिंग क्या थी। मुगल नोबिलिटी की बात करें तो नोबल है तो मुगल बहुत ही प्रिविलेज क्लास थे। जो नोबल्स थे मुगल के बहुत प्रिविलेज क्लास थे एंड मोस्ट ऑफ देम फॉरनर्स थे, जैसे या तो अफगान थे या टर्क्स थे, इंडियंस नहीं थे ज़्यादातर। बट द टसल थी उनके बीच में थ्रू आउट द पीरियड। एक दूसरे से जो नोबल्स थे अपने आप में लड़ते रहते थे। कई लोग सेटल हो गए एंड अपना घर बना लिया उन्होंने इंडिया को एंड एसिमिलेट हो गया और इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को अडॉप्ट कर ला। एसिमिलेट हो गया इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर में। एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ पर्सनल ट्रेट मेंटेन किए, जैसे अकबर के टाइम देखो हिंदू जैसे राजा राजपूत नोबिलिटी में उन्होंने इंक्लूड किया, जैसे राजा मान सिंह, राजा बिरमल, राजा तोडरमल, ये अकबर के राज्य में थे। एंड मराठास ने भी मुगल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया एंड देन दे रेज टू पोजीशन टू द नोबल्स एंड नोबल्स भी बन गए। और मराठास ने ज्वाइन किया अकबर के टाइम। तो मुगल नोबल्स काफ़ी सैलरी देते थे एंड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स रखते थे जो नोबल्स थे, हॉर्सेस एलिफेंट सब थे इनके पास एंड लग्जूरियस लाइफ देखते थे। तो ये लग्जूरियस लाइफ फॉलो करते थे, जैसे मुगल एम्परर की थी वैसे नोबल्स फॉलो करते थे। बहुत अच्छे क्लोथ्स पहनते थे, इंपोर्टेड फ्रूट्स खाते थे बाहर के
कॉस्टली ज्वेल्स पहनते थे, मैन एंड वुमेन दोनों कॉस्टली ज्वेल्स पहनते थे एंड कॉस्टली प्रेजेंट देते थे एम्परर को। और रूलर मासेस देखे, देखिए वेल्दी पीपल जो सिल्क एंड कॉटन क्लोथ पहनते थे एंड पीपल मिनिमम क्लोथ, लोगों के पास पैसे, और जो वेल्दी लोग इतने अच्छे अच्छे क्लोथ पहने, और लोगों गरीब लोग के पास क्लॉथ भी नहीं होते थे, इनएफिशिएंट क्लॉथिंग होती ड्यूरिंग द विंटर, कपड़े नहीं होते उनके पास। निकेतन ने ऑब्जर्व किया कि डेक्कन के जो लोग थे नंगे पैर चलते थे, इट वॉज ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ लेदर, लेदर बहुत पैसे होते थे तभी खरीद सकते थे। राइस एंड मिलेट्स पल्सेस स्टेपल फूड थी कॉमन लोगों के लिए, राइस मिलेट्स एंड पल्सेस खाते थे। एंड फिश पॉपुलर थी कोस्टल रीजन में, वाइल घी एंड ऑयल ये चीप थे एंड सॉल्ट एंड शुगर ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो घी एंड ऑयल चीप थे उस टाइम, सॉल्ट एंड शुगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एज अ प्लेंटी ऑफ द कैटल वर केप्ट बाय रूरल पीपल, बहुत सारे कैटल रखते थे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट काफ़ी पीते थे लोग। एग्रीकल्चर देखे तो एस्टिमेट क्लेम करते हैं कि पॉपुलेशन 7वीं सेंचुरी में अराउंड 125 मिलियन थी। तो बहुत सारा लैंड था कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर था। बहुत सारी क्रॉप्स थी जैसे वीट, राइस, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, ये सब कल्टीवेट होते थे। कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन, इंडिगो, शुगर कैन, ऑयल, ये भी कल्टीवेट किया गया। कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन, इंडिगो एंड शुगर केन एंड ऑयल सीड, इसको भी कल्टीवेट किया गया। तो इनके टाइम कमर्शियल क्रॉप आने कॉटन, इंडिगो, शुगर केन। एंड 70 सेंचुरी देखो दो नई क्रॉप आई, टोबैको एंड मेज। तो टोबैको एंड मेज कौन से लेके आए? ये मुगल्स लेके आए। टोबैको एंड मेज, पोटैटो एंड रेड चिलीज लेटर 18th सेंचुरी में, पोटैटोस एंड रेड चिली। बट कोई न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक इंट्रोड्यूस नहीं है। हाउपर इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता था फूड आइटम जैसे राइस, शुगर, नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट करता था। ट्रेड बढ़ा, इंडियन जो ट्रेडिंग क्लासेस थी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर थी और पूरे कंट्री में फैली हुई थी। ट्रेडिंग क्लासेस बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी, हाई प्रोफेशनल थी, जैसे शेठ, बोरा ट्रेडर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे ये। वेल ट्रेडर्स एंड जो लोकल ट्रेडर्स थे उन्हें बानिक बोलते थे। जो शेह एंड बोरा थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडर थे एंड जो लोकल ट्रेडर्स थे उन्हें बानिक बोलते थे। अनदर क्लास ऑफ ट्रेडर्स उन्हें बोलते थे बंजारास, जो कैरी करते थे बल्क गुड्स एक जगह से दूसरी जगह। बंजारास एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने जो बैल है उसके बीच में उसके बैक पे गुड्स लटका के एक जगह से दूसरे जाते थे। बल्क गुड्स ले जाते थे रिवर और बोट से, एक जगह से दूसरी जगह ये गुड्स ले जाते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटी वन कास्ट एंड वन रिलीजन की नहीं थी। गुजराती मर्चेंट्स में हिंदूज, जैन्स, मुस्लिम सब आते थे। गुजराती मर्चेंट्स ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन से रिलेटेड था, सारे आते थे, हिंदू, जैन, मुस्लिम। राजस्थान में ओसवाल्स, महेरवाड़ीज, अग्रवाल ये मारवाड़ीज थे। मुल्तानीज, खत्रीज, अफगानीज ये ट्रेड करते थे सेंट्रल एशिया से। साउथ इंडिया में देखो चेतीस कोरोमंडल कोस्ट में थे, मुस्लिम मर्चेंट ऑन द मालबार कोस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। चेतीस एंड कोरोमंडल कोस्ट एंड मुस्लिम मर्चेंट ऑन मालबार कोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। एंड बंगाल एक्सपोर्ट करता था शुगर एंड राइस एज वेल एज डेलिकेट मसलिन होता था, मसलिन एंड सिल्क बंगाल एक्सपोर्ट करता था। कोरोमंडल कोस्ट काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था कोरोमंडल कोस्ट। गुजरात एंट्री पॉइंट था फॉरेन गुड्स था, गुजरात से फॉरेन गुड आते थे। फ्रॉम देयर फाइन टेक्सटाइल एंड सिल्क नॉर्थ इंडिया में जाता था, फाइन टेक्सटाइल एंड सिल्क नॉर्थ इंडिया में जाता था। इंडिगो एंड फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करते थे थ्रू गुजरात, तो इंडिगो एंड फूड ग्रेन एक्सपोर्ट किया जाता था। इट वॉज ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफ कश्मीर, तो लग्जरी प्रोडक्ट ऑफ कश्मीर यहाँ पे आते थे जैसे शॉल्स एंड कारपेट्स, तो ये भी एक्सपोर्ट होते थे शॉल्स एंड कारपेट कश्मीर से। मेजर इम्पोर्ट्स थे इंडिया में सर्टेन मेटल जैसे टिन, कॉपर, वॉर हॉर्सेस, तो टिन, कॉपर ये मेटल्स लेते थे। वॉर हॉर्सेस, लग्जरी आइटम जैसे आइवरी। बैलेंस ऑफ द ट्रेड मेंटेन करते थे बाय इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, तो ट्रेड को बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंशन करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर के इंपोर्ट को रेगुलेट करते थे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाते थे और हम गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करते थे काफ़ी ज़्यादा। एंड द ग्रोथ ऑफ द फॉरेन ट्रेड, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होने लगा 17th सेंचुरी में। डच एंड इंग्लिश आए इंडिया में, गुजरात में 17th सेंचुरी में। एंड फाउंड दैट इंडियन ट्रेडर्स वर अलर्ट एंड ब्रिस्क, इंडियन ट्रेडर्स कितने ज़्यादा अलर्ट और कितने ज़्यादा फास्ट चलते हैं, ब्रिस्क है। एंड कल्चर डेवलपमेंट देखिए, मुगल विटनेस सिग्निफिकेंट एंड वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट, कल्चरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। मैग्निफिकेंट स्प्रेड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड म्यूजिक, लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। कल्चर डेवलपमेंट देखिए तो इंडियन ट्रेडिशन को ब्लेंड किया टर्को ईरानियन कल्चर के साथ, विच वर बॉर्न इन टू इंडिया बाई मुगल्स। फिर देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो मुगल इंक्लूड मैग्निफिसेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग, मॉस्क, म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट बनाते थे। एंड दे फाउंड ऑफ लेइंग गार्डन्स विद रनिंग वाटर, तो जैसे ताजमहल के आगे भी आपको गार्डन मिलेगा, रनिंग वाटर है वहाँ पे, तो ये पानी वानी जरूर होता था, इनके टैंक वैंक होता था इनके उसके पास जहाँ पे रहते थे उसका। सम ऑफ द मुगल गार्डन सच एज निशात बाग इन कश्मीर एंड शालीमार इन लाहौर एंड पिंजौर गार्डन पंजाब अभी भी है। जैसे निशात बाग इन कश्मीर, निशात बाग इन कश्मीर ये मुगल गार्डन है, दाल लेक की साइड में है, दाल लेक की साइड में
निशात बाग। कश्मीर वैली में लार्जेस्ट मुगल गार्डन है निशात बाग, दाल लेक के पास। शालीमार बाग है, ये भी दाल लेक के नॉर्थ ईस्ट साइड में है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है शालीमार बाग। तो फरी बख्श शालीमार बाग, फराह बख्श भी बोलते हैं। ये निशात बाग के पास में ये शालीमार बाग उसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूरजहां के लिए शालीमार बाग 1619 में। यहाँ पे मुगल हॉर्टिकल्चर होता था, पब्लिक पार्क था। इट इज कॉल्ड एज अ क्राउन ऑफ श्रीनगर। जो पिंजौर गार्डन है, पंचकला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पिंजौर गार्डन, इसे बोलते हैं यादविंद्रा गार्डन। यादविंद्रा गार्डन ये कहाँ पे है? ये पिंजौर हरियाणा में है, पिंजौर गार्डन्स। एंड ये एग्जाम्पल है मुगल गार्डन्स का। रिनोवेट किया था पटियाला डायनेस्टी ऑफ जाट सिख रूलर्स ने। यहाँ पे पिंजौर गार्डन मुगल आर्किटेक्चर का टाइप है। तो ससारम इन बिहार बिल्ड हुआ, टोम है ये शेरशाह सूरी की। पुराना किला बना दिल्ली में, शेरशाह सूरी के टाइम पुराना किला। तो यहाँ पे पुराना किला इन दिल्ली। निशात बाग इन कश्मीर, शालीमार बाग इन लाहौर, पिंजौर इन पंजाब, ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। मौसोलियम बना कहाँ पे? शेरशाह के टाइम, शशारम इन बिहार, पुराना किला इन दिल्ली। तो शेरशाह के टाइम बना शशारम बिहार, पुराना किला इन दिल्ली। एंड दो मोन्यूमेंट ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स है मेडिवल इंडिया के, शेरशाह का ये शशारम बिहार एंड पुराना किला इन दिल्ली। फिर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टार्ट हुआ एट द एडवेंट ऑफ अकबर, जब अकबर आया तो बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। सबसे फेमस है इसका आगरा फोर्ट, एंड ये बनाया रेड सैंडस्टोन से। तो अकबर ने बनाया आगरा फोर्ट इन रेड सैंडस्टोन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड ये ताजमहल की एक बहन बोला जाता है, सिस्टर मॉन्यूमेंट ऑफ ताजमहल। ये 2.5 नॉर्थ वेस्ट है ताजमहल के, तो नॉर्थ वेस्ट इस साइड है। यहाँ पे ताजमहल है, तो यहाँ पे है आगरा फोर्ट। सो यहाँ पे है ये रेड फोर्ट इन आगरा, बनाया था अकबर ने। तो आगरा फोर्ट बनाया रेड सैंडस्टोन में। एंड इसके अदर फोर्ट थे लाहौर एंड इलाहाबाद में भी थे फोर्ट। एंड क्लाइमिस फोर्ट बिल्डिंग में कब पहुंची? शाहजहां के टाइम। तो फेमस रेड फोर्ट है दिल्ली में, जैसे रंग महल, दीवाने आम। रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वो बनवाया, और इसमें रंग महल, दीवाने आम इन दीवाने खास, ये शाहजहां ने क्रिएट किया था दिल्ली में। रंग महल, दीवाने आम इन दीवाने खास। सो फतेहपुर सीकरी ने बनवाया है अकबर ने बनाया फतेहपुर सीकरी। तो इसे बोलते हैं फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री। जब अकबर ने गुजरात कैंपेन में सक्सेसफुल हुए थे 1573, तो उसके बाद बनाया था। यहाँ पे शेख सलीम को भी रखते थे अकबर, शेख सलीम, तभी उन्हीं के नाम पे जहांगीर का नाम सलीम डाला इन्होंने। अकबर ने फोर्ट का कॉम्प्लेक्स बनाया फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री। ये 36 किलोमीटर आगरा से दूर। एंड काफ़ी बिल्डिंग बनाई गुजराती एंड बंगाली स्टाइल में, इस कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी। फतेहपुर सीकरी में गुजराती और बंगाली स्टाइल की बिल्डिंग मिलेंगी। गुजराती स्टाइल प्रोबेबली बिल्ड फॉर हाई राजपूत वाइफ, तो उन्होंने जो फतेहपुर सीकरी में बनाया गुजराती स्टाइल राजपूत वाइफ्स के लिए बनाया होगा। मोस्ट मैग्निफिशेंट बिल्डिंग है यहाँ पे जामा मस्जिद। एंड गेटवे टू इसको गेटवे को बोलते हैं बुलंद दरवाजा। तो जामा मस्जिद है, और जिस आप जामा मस्जिद में जाओगे बुलंद दरवाजा से, और इसे लॉफ्टी गेट बोलते हैं। हाइट है इसकी 176 फीट। एंड ये जो गुजरात में जीते थे अकबर, उसके लिए बनाया था इन्होंने बुलंद दरवाजा। अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है जोधबाई प्लेस। जोधबाई में सब पंच महल, तो पंच महल में 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और जोधबाई प्लेस, जोधबाई प्लेस है ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जोधबाई प्लेस, ये पंचमहल भी है फतेहपुर सीकरी, पंचमहल फतेहपुर सीकरी से कमीशन किया था शेखावर राजपूत ने। रिलैक्सेशन के लिए काम आता था ये फतेहपुर सीकरी में पंचमहल। तो इसकी अकबर के टाइम हुमायूं का टोम बनाया दिल्ली में, एंड काफ़ी मार्बल डोम ऑफ मासा, इसे प्रिकर्सर बोलते हैं चांच का। तो ये है हुमायूं का टोम, ये दिल्ली में बनाया अकबर ने। हुमायूं अपने पिताजी का टोम बनाया अकबर ने। तो यहाँ पे हुमायूं टोम है दिल्ली में। कमीशन किया था हुमायूं की फर्स्ट वाइफ ने, बेगा बेगम ने। एंड डिज़ाइन किया था मिराक मिर्जा गियास ने। तो आगरा टोम सिकंदरा में ये जहांगीर ने कंप्लीट किया। तो अकबर की टोम कहाँ पे है? ये सिकंदरा में है। तो ये अकबर की टोम है सिकंदरा, ये किसने कंप्लीट किया? इसके बेटे जहांगीर ने। तो इतना अच्छा तो नहीं बनवाया, लेकिन ये अकबर की टोम बनाई है जहांगीर ने सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश। आगरा में है टोम ऑफ इतियामुद्दुल औला, ये नूरजहां के पापा थे, इसे बेबी ताज भी बोलते हैं। ये टोम है इतियामुद्दुल औला, ये नूरजहां के पापा ने बनवाया। नूरजहां ने बनाया था, जो जहांगीर की वाइफ थी अपने फादर के लिए, मिर्जा गियास बेगम। टोम है इतियामुद्दौला की, टोम ऑफ इतियामुद्दौला। से टोम है इतियामुद्दौला की, ये आगरा उत्तर प्रदेश में, टोम ऑफ इतियामुद्दौला। इतियामुद्दौला की जो टोम है व्हाइट मार्बल से बनी, फ्लोरल डिजाइन है, सेमी प्रीसियस स्टोन यूज किए गए ऑन द वॉल्स। एंड दिस टाइप ऑफ इस टाइप की डेकोरेशन को बोलते हैं पीतरा ड्यूरा। काफी पॉपुलर हो गया ये शाहजहां के टाइम में। पीतरा ड्यूरा मेथड बहुत यूज किया ये ताजमहल में, जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया तब। एंड ताजमहल बोलते हैं ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट। Taj Mahal is considered the jewel of the builder's art. It contains the architectural form of developed by the Mughals.
ताजमहल है ये। एंड चीफ ग्लोरी ऑफ ताज इज मैसिव, यहाँ पे बहुत बड़ा डोम है। एंड 4 स्लैंडर मीनारेट्स हैं, तो एक बड़ा डोम है, स्लैंडर मीनारेट्स है। डेकोरेशन को बहुत ही मिनिमम रखा गया है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है। एंड जो मॉस्क है, एंड इट हैज़ रीच द पीक ड्यूरिंग द शाहजहाँ रेन। तो मॉस्क की बिल्डिंग शाहजहाँ रेन के काफ़ी ज़्यादा लाइक आर्किटेक्चर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। एंड मोटी मस्जिद आगरा में, ये पूरी मार्बल से बनी है। मोटी मस्जिद जो आगरा में बनी है पूरी मार्बल से बनी है। एंड जामा मस्जिद दिल्ली, एंड वो रेड सैंडस्टोन से बनी है। तो मोटी मस्जिद जो आगरा में है वो वाइट मार्बल से बनी है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वो रेड सैंडस्टोन से बनी है। एंड जो मुगल आर्किटेक्चर है वो 18th सेंचुरी तो 19th सेंचुरी कंटिन्यू रहा। इन्फ्लुएंस द प्रोविंशियल किंगडम, ये भी विजिबल था, बहुत सारे मुगल ट्रेडिशन इसने गोल्डन टेम्पल अमृतसर से भी लिया है। सो ताजमहल आगरा, ताजमहल ऑफ आगरा। तो रेड फोर्ट की मोटी मस्जिद पूरा मार्बल से बनी है, रेड फोर्ट की मोटी मस्जिद। जामा मस्जिद तो दिल्ली की है, ये किससे बनी है, रेड मार्बल। जामा मस्जिद रेड सैंडस्टोन से बनी है। मुगल आर्किटेक्चर ये 18th एंड 19th सेंचुरी में कंटिन्यू रहा। एंड इन्फ्लुएंस द प्रोविंशियल किंगडम, ये काफी विजिबल है। मैनी फीचर ऑफ द मुगल ट्रेडिशन केम टू बी सीन इन द गोल्डन टेम्पल अमृतसर। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, तो मुगल के फीचर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भी देखे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर में। एंड मुगल पेंटिंग का फाउंडेशन किसने लिया, हुमायूं ने। एंड ही वाज सेइंग इज पर्शिया, तो जब वो पर्शिया में था तो अपने साथ 2 पेंटर लेके आया, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। इंडिया में लेके आया मीर सैयद अली, अब्दुल समाद। एंड 2 पेंटर काफी फेमस हो गए अकबर के टाइम भी। अकबर ने कमीशन किया सेवरल लिटरेसी एंड रिलीजियस टेक्स्ट को भी इसने लिखवाया। काफी नंबर ऑफ पेंटर्स ने बुलाए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन इस कोर्ट पोस्ट मुस्लिम एंड जो मुस्लिम हिंदू सबने इसका वर्क ज्वाइन किया। बसवन, मिश्कीना एंड दसवंत काफी ग्रेट पोजीशन पे थे। बसवन, मिस्कीना एंड दसवंत ग्रेट पोजीशन पे थे। एंड इलस्ट्रेशन पर्शियन वर्जन्स ऑफ महाभारत एंड रामायण, ये मिनिएचर फॉर्म में आने लगे। पर्शियन वर्जन ऑफ महाभारत एंड रामायण पर्शियन वर्जन में दिखाने लगे मिनिएचर फॉर्म में। बहुत सारे इंडियन फेबल्स मिनिएचर पेंटिंग में दिखाने लगे इन द आर्ट स्टूडियो जो अकबर ने स्टैब्लिश की थी। तो इंडियन फेबल्स उसके फॉर्म में दिखाने लगे। हिस्टोरिकल वर्क्स थे जैसे अकबरनामा, ये मेन थीम थी मुगल पेंटिंग के, हिस्टोरिकल वर्क जैसे अकबरनामा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क थे हमजरनामा, जिसमें 1200 पेंटिंग थी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था हमजरनामा जिसमें 1200 पेंटिंग थी। इंडियन कलर जैसे पीकॉक ब्लू एंड इंडियन रेड, तो ये इंडियन रेड, इंडियन ब्लू, पीकॉक ब्लू, ये सब कलर यूज होने लगे। तो हमजमनामा और दास्तान अमीर हमाजा, ये लीजेंडरी एक्सप्लॉइट है अमीर हमाजा जो अंकल थे मोहम्मद के। की स्टोरी को बताया गया रोमांटिक स्टाइल में। पर्शियन लैंग्वेज में लिखे, तो नामा वाले इशारे पर्शियन में है, तो जो के बाबरी ये आई जो बीच में लगता है वो टर्किश होते हैं, और जो नामा आमा ये पर्शियन में होते हैं। पर्शियन में लिखी गई है हिमजनामा, अकबर के टाइम में लिखी गई थी अराउंड 1562 में। फिर मुगल पेंटिंग अपने क्लाइमेक्स में पहुंच गई जहांगीर के टाइम। उसने बहुत सारे पेंटर्स को एम्प्लॉय किया जैसे अब्दुल हसन, बिशन दास, मधु, अनंत मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर। अपार्ट फ्रॉम दिस पेंटर सीन्स जैसे हंटिंग, बैटल, रॉयल कोर्ट्स ये भी दिखाने लगे। एंड पोर्ट्रेट पेंटिंग में प्रोग्रेस काफी बढ़ी और एनिमल्स की भी पेंटिंग करने लगे। बहुत सारी एनिमल पेंटिंग आई। कैलीग्राफी वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मुगल पीरियड। एंड यूरोपियन पेंटिंग का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे आने लगा धीरे धीरे। तो मुगल म्यूजिक डेवलप किया मुगल्स ने। अकबर ने पेट्रोनाइज किया तानसेन ऑफ ग्वालियर। तानसेन ने बहुत सारे रागास कंपोज किए हैं। जहांगीर एंड शाहजहां ने भी बहुत ही फॉन्ड थे, लाइक दे वर आल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो तानसेन तानसेन किसके टाइम थे, अकबर के टाइम थे 1493 में। ग्वालियर मध्य प्रदेश से पैदा हुए थे, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में थे। राजा रामचंद्र सिंह के में दरबार में थे, इनको नाम दिया था तानसेन बिकॉज ऑफ हिज म्यूजिकल एबिलिटीज। ये वन ऑफ द नवरत्ना थे अकबर के कोर्ट में। ये जाना नहीं चाहते थे, तभी अकबर ने काफी रिक्वेस्ट की तो ये गए थे। तो पर्शियन लैंग्वेज काफी वाइड स्प्रेड हो गई, पर्शियन लैंग्वेज अकबर के टाइम। अब्दुल फजल ग्रेट स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे इस पीरियड के। अब्दुल फजल हिस्टोरियन थे इस पीरियड के। काफी ने प्रोस स्टाइल राइटिंग लिखी एंड फॉलोड बाय मेनी जनरेशन। बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क हुए इस टाइम, जैसे आईन अकबरी, अकबरनामा लिखा गया। ये अब्दुल फजल नहीं लिखा था, हिस्टोरियन थे, आईन अकबरी, अकबरनामा लिखा। लर्निंग पोएट ऑफ दिस पीरियड वाज हिज ब्रदर अब्दुल फैजी। लीडिंग पोएट थे इनके पीरियड में कौन थे, अब्दुल फैजी थे, अब्दुल फैजी। ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत को ट्रांसलेशन पर्शियन में इट वाज डन अंडर हिज सुपरविजन। तो अब्दुल फैजी ने ट्रांसलेशन करा महाभारत का एंड उसमें। एंड उक्ति एंड नैजी दो लीडिंग पर्शियन पोइट्स थे। उतबी एंड नजीरी इंपॉर्टेंट लीडिंग पर्शियन पोइट्स थे। जहांगीर की ऑटोग्राफी, तो जो कि जहांगीर ये फेमस है अपने स्टाइल में। एंड इसने काफी पेट्रोनाइज किया स्कॉलर जहांगीर ने, से गियास बेगम,
गियास बेग, नाकिब खान, इनायतुल्लाह। शाहजहां ने भी पेट्रोनाइज किया बहुत सारे राइटर हिस्टोरियन, जैसे अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑथर जिसने लिखा पतशाहनामा लिखा है, एंड इनायत खान जिन्होंने लिखी है शाहजहांनामा। एंड इनके सन दारा शिकोह ने भगवत गीता एंड उपनिषद को ट्रांसलेट कराया पर्शियन लैंग्वेज में। एंड मेनी हिस्टोरिकल वर्क्स वर रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क लिखे गए। फेमस डिक्शनरी ऑफ पर्शियन लैंग्वेज ये भी कंपाइल किए गए मुगल पीरियड के टाइम। तो रीजनल लैंग्वेजेस बंगाली, उड़िया, राजस्थान, गुजराती डेवलप हुई इस पीरियड में। बहुत सारे डिवोशनल वर्क हुए जैसे रामायण, महाभारत, इसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर हिंदी पोइट्स वर अटैच्ड टू द मुगल कोर्ट। तो मोस्ट इन्फ्लुएंस हिंदी पोइट वॉज तुलसीदास, तुलसीदास भी थे, इन्होंने हिंदी वर्जन ऑफ रामायण लिखा, रामचरितमानस।